चलो देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे राज्य पुनर्गठन से, जो थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हल्की फुल्की डिस्कशन हो गई है। तो अभी देखो, अगर राज्य पुनर्गठन की बात करेंगे तो वैसे तो काफ़ी पहले से संविधान, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बात करती आई है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अधिवेशन करती थी ना, तो वहाँ नॉर्मली वो क्या करती थी, भाषाई आधार पर ही विभाजन करती थी सीटों का। किसी भी स्टेट के लिए भाषाई आधार पर वो प्रांत मानती थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है और अपने क्षेत्र होते हैं। अगर मैं एक एनजीओ खोलूँ तो मैं अपने हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा ये गांव 1, ये गांव 2, ये गांव नंबर 3। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ग्राम पंचायतें हों पहले से। मेरी मर्जी है कि मैं किसको रखना चाहूँ, किसको नहीं। तो कांग्रेस अपने हिसाब से प्रांतों का निर्धारण करती थी या राज्य बनाती थी। जो गवर्नमेंट के अंदर है वो नहीं, कांग्रेस अपने हिसाब से प्रांत बना के चलती थी ना। ये कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ की कांग्रेस, जैसे अभी भी है। अभी भी किसी पार्टी का लेंगे हम, अगर कोई पार्टी कहती है कि हम इस जगह से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका कांग्रेस, ठीक है, या हम कह लें मिजोरम बीजेपी, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मिजोरम स्टेट को लेके चले जो संविधान में लिखा है। उसकी मर्जी, वो मिजोरम में आसाम को भी शामिल रखे अभी अपने में, और पूरा कैडर एक साथ रखे, आसाम कहे और आसाम में पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन रख ले, उसकी मर्जी है वो, क्योंकि वो अपना प्राइवेट फॉर्म है। कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस जब भी इस आधार पर कोई भी राज्य का फॉर्मेशन करती थी, वो भाषाई आधार को सबसे ऊपर रखती थी, लैंग्वेज बेस पे। तो इसीलिए ये ज़्यादा तय माना जा रहा था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हो जाएगी, भारत आज़ाद हो जाएगा, तो कांग्रेस का वादा भी था कि हम जो स्टेट बनाएंगे उसका प्रमुख आधार जो होगा वो कौन सा होगा, लैंग्वेज होगा या भाषाई आधार पर उसका निर्माण होगा। अब जैसे ही भारत आज़ाद होता है 1948 में, ये प्रश्न बड़ा तेज़ी से उछलने लगता है, क्योंकि 50 सालों से पिछले लगातार एक मांग चल रही थी कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाइए। अब आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की डिमांड बहुत पहले से चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषाई आधार पर। अब आंध्र प्रदेश के अंदर जब ये बवाल चल रहा है तो उस समय 50 साल हो चुके हैं। 1947 के बाद इंडिया आज़ाद हो चुका है। तो अब आज़ादी के बाद कोई भी स्टेट ये कहेगा कि अब तो भैया दो हमको, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, तो अब हमको चाहिए क्या, अपना एक स्टेट चाहिए जो भाषाई आधार पर बना है, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो नेहरू जी लोग उस टाइम पे एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़े टाइम तक के लिए इसको थोड़ा शांत करने के लिए एक कमीशन बना देते हैं, आयोग बना देते हैं, जो राज्य पुनर्गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला जो आयोग बनता है वो कौन सा आयोग बनता है, एस.के. धर आयोग, जिसको हम कह देते हैं, वो एस.के. धर की अध्यक्षता में बनता है 1948 में। एस.के. धर आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है 1948 में ही, और क्या कहता है, भाषाई आधार पर राज्य बनाने का ये उचित समय नहीं है। सिंपली उसके कहने का मतलब ये था कि यार देश में वैसे अराजकता फैली है, सांप्रदायिकता है, अभी अभी हमारा डिवीज़न हुआ है, अभी तो हम ढंग से अपने स्टेट्स को फॉर्म नहीं कर पाए हैं, सारी रियासतें अभी तो मिली हैं, थोड़े टाइम इनमें प्रशासनिक एकताएं आने देते हैं, उसके बाद जो है फिर हम सोचेंगे कि आगे को स्टेट्स कैसे बनाने हैं, कौन कौन को निर्धारित करना है। इस समय तक हमारे यहाँ A, B, C और D करके जो है स्टेट वो चल रहे हैं, जो हमने पहले देखे, A, B, C और D करके चल रहे हैं। ए में कौन है, ए के अंदर है अंग्रेजों की प्रांतें, अंग्रेजों ने जिनको स्टेट माना है वो है। बी में कौन है, बड़ी रियासतें, सी में छोटी रियासतें, और डी में जो रखी गई हैं वो कौन से स्टेट्स हैं, स्पेशली एक ही था, अंडमान निकोबार, हालांकि उसका जो नाम था वो था अन्य अधिग्रहित क्षेत्र करके जो है वो रखेंगे उसमें। अब धर आयोग की रिपोर्ट आ गई और उसी साल आ गई, तो इससे क्या हो गया, सब नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो अब क्या किया, अब क्योंकि पूरे दुनिया, पूरे इंडिया के अंदर अगर किसी की रिस्पेक्ट है तो वो कांग्रेस के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये एस.के. धर वगैरह की जो रिपोर्ट है, इसको इसलिए भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। और उस समय फिर क्या हुआ, 1948 के एंडिंग में, दिसंबर 1948 के आसपास एक नई कमेटी बना देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो JVP कमेटी बनती है। और ये JVP समिति जो है, इसको भी रिपोर्ट देनी है अपनी, किस पर, भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, उस पर कौन सी कमेटी बनी, JVP में J हो गए जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल और P पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अब इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देते देते 1950-51 के आसपास इन्होंने खींच दिया। ठीक है, इनका काम भी वही था कि कैसे भी शांति बनाई रहे। अब जो JVP कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने भी मना कर दिया कि भाषाई आधार पर अभी राज्य नहीं बनाने, क्योंकि वही रीज़न सेम है, भारत में सांप्रदायिकता है, राज्य बटे हुए हैं, अभी पहले एक बार यूनिटी आने दो, सारे राज्यों को मिल जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन इसी दौरान बवाल शुरू हो जाता है। 1952 में आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस के ही एक लीडर हैं, कौन, पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु, इनका निधन हो जाता है। ये आमरण अनशन पे बैठते हैं, अनशन पे बैठ के कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया जाए, होते लीडर कांग्रेस के ही हैं। और जैसे ये मरते हैं उसी समय क्या हो जाता है, फिर विरोध और दंगे शुरू हो जाते हैं।
बड़े लेवल पर दंगे शुरू होते हैं। अगर डेट देखी जाए तो इनकी एग्जैक्ट डेट है 19 अक्टूबर 1952, जिस दिन ये मरते हैं। 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो जाता है और इसी के बाद तुरंत 1953 के अंदर ही हम एक नया कमीशन बनाएंगे। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको अभी तक टाला जा रहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम पर अभी तक हमने जो बनाया है ना, वो ये है, जेवीपी समिति और धर आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बनाया है, अब बना दिया, क्योंकि अब पता है कि भैया टेंशन क्रिएट हो रही है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया है, नए राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल होगा। और इसी दौरान ये रिपोर्ट दे, इस पे काम हो, उससे पहले ही इस वाले को शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई आधार पर जो राज्य है वो आ जाता है। कौन? आंध्र प्रदेश। पहला स्टेट है जो आ जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उसके बाद तो पूरे इंडिया में आवाज़ उठनी है भैया, हमें अलग राज्य दो, हमें अलग राज्य दो। लेकिन अब क्या होता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बन चुका है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना है ये क्या करेगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, जो कमेटी है एक तरीके से, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है वो देखना है हमें। इसी को एक दूसरे आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 मेंबर जो हैं उनकी कमेटी एक तरीके से बनी हुई है। कौन कौन है मेंबर्स? किसके अध्यक्ष में माना जाता है इनको? हाँ, फजल अली। इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो पहले जो मेंबर हो गए वो हो गए फजल अली, एक हैं KM पडिक्कर और एक हैं हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये 3 जो हैं इसके सदस्य हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं। फजल अली, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता है। इस आयोग की रिपोर्ट आई, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, लगभग 1955 के आसपास, 1955 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि अभी भी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकते। इसके भी तर्क देता है ये, परंतु पहले ये बताता है कि राज्यों का निर्माण कैसे हो। राज्यों का निर्माण करते समय भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है, उसके साथ में हमें उनकी भौगोलिक क्षेत्र और उसके साथ में उनके भीतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक सरलता कहाँ कहाँ हो पाएगी, उनका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, प्लस लैंग्वेज, ये 3 बेस अब बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इसने ये कहा कि देखिए, इसलिए राज्यों को भाषाई आधार पर हम सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली चीज़ ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि सारे लोग जो एक भाषा बोलते हैं वो एक ही जगह में केंद्रित हों। अब सिंपली ये सोचो कि मराठी भाषा बोलने वाले जरूरी है कि सारे के सारे महाराष्ट्र में ही हों, बाहर भी तो हो सकते हैं। ऐसे में हमने कैसे कह दिया कि मराठी भाषी लोगों का राज्य महाराष्ट्र है, जबकि मराठी भाषी तो बाहर भी हैं। दूसरा, किसी भी राज्य के अंदर 100% एक ही भाषा को बोलने वाले होंगे नहीं। ऐसे में जो वहाँ दूसरी भाषा के बोलने वाले लोग हैं वो तो लिंग्विस्टिक बेस पे माइनॉरिटीज़ हो गए, फिर तो उनके अधिकारों का भी हनन हो सकता है। तो ऐसे में दूसरा ये था कि अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग भी तो उस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत ये था वो ये था कि कई इलाके ऐसे होते हैं जिसमें 2 भाषाओं की मिश्रित भाषा पैदा हो जाती है, ठीक है। इस साइड मराठी बोल रहे हैं, ऊपर गुजराती बोल रहे हैं। मराठी और गुजराती के बीच में जो लोग बोलेंगे वो ना तो मराठी बोलेंगे ना गुजराती, वो मिश्रित भाषा बोलेंगे। उनको किस स्टेट में रखा जाए, मराठी में रखें कि गुजराती में रखें? तो गुजरात और मराठा जब ये 2 स्टेट बनेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होना है ऑब्वियसली। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा करो, भौगोलिक एरिया देखो, उसके बाद कौन सा ठीक पड़ रहा है। कोई नदी वदी बीच में पड़ रही है तो उससे स्टेट का डिवीजन कर दो, या पर्वत वगैरह है, कोई मैदानी जिला है, ऐसे डिवीजन कर लो। या प्रशासनिक सुगमता देखो, पहले से प्रशासन के बने हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह के घर बने हुए हैं, तो देखो उनका रीजन कौन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट उठाओ, कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर जोड़ो, कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर, इस हिसाब से जोड़ो। अब क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस कर दिया है तो इन्होंने कहा कि अगर भाषाई आधार पर आप राज्य बनाते हैं तो पहली चीज़ आप ध्यान देंगे कि उस राज्य में अगर 70% लोग एक ही भाषा बोलते हैं, सेम भाषा बोलते हैं 70%, तो हम उसको एक भाषी राज्य कहेंगे। लेकिन अगर उसी जगह में 30% लोग कोई अन्य भाषा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट है जो उसने संसद को दी है कि भैया ऐसे करो राज्य पुनर्गठन, ठीक है। तो उसने पहले कहा कि 70% लोग अगर एक ही भाषा बोलते हैं तो उसे एक भाषी राज्य कहिए। 30% लोग अगर उसी राज्य में दूसरी भाषा बोलते हैं, 70% ने एक बोली, दूसरे 30%, तो ऐसे में उसको द्विभाषी राज्य बोला जाएगा, ठीक है। तीसरा उसने कहा कि माइनॉरिटीज जो होंगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं, ठीक है। और फजल अली आयोग ने इस आधार पर कुल 16 राज्य कहे और 3 केंद्र शासित प्रदेश कहे, ठीक है। इसने मणिपुर कहा था, एक कहा था इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला रीजन, एक दिल्ली वाला जो रीजन है वो, 3 रीजन इसने कहे थे, तीनों मान लिए थे, तीनों उस समय यूनियन टेरिटरीज बनाए थे। हाँ, अब देखो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश इसने करी, ठीक है।
तो अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ गई। अब गवर्नमेंट का काम क्या है फिर? रिपोर्ट को लागू करना। तो इन 1956 1956 में भारत में पहला क्या आएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। ये किसकी सिफारिशों पर आधारित है फिर? अब फजल अली आयोग की सिफारिशों पर है। अब जरा ध्यान से देखना, सिफारिश वर्सेस आयोग ने क्या किया। वो सिफारिश पहली ये थी कि 70% लोग अगर किसी राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले हैं तो उसे एक भाषी राज्य कहा जाए, रिपोर्ट मान ली। इसका मतलब अब राज्यों का गठन 70% लोग अगर एक भाषा बोलेंगे तो इस आधार पर कर दिया जाएगा और उसको उस भाषा का राज्य बोल दिया जाएगा। दूसरा, अगर 30% दूसरी भाषा बोलते हैं तो क्या किया जाए? उसको द्विभाषी राज्य बोला जाए। इन्होंने क्या किया? 30% लोग अगर उस राज्य में वही भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो वो दोनों भाषाएं उस राज्य की राज्य भाषाएं मानी जाएंगी। इसने क्या कहा? अगर किसी राज्य में 30% लोग दूसरी भाषा बोलते हैं तो उसको भी राज्य भाषा के समान दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तीसरा इसने जो नई चीज़ जोड़ी वो ये कि अगर 15 से 20% लोग भी कोई तीसरी भाषा या दूसरी भाषा बोलते हो, 15 से 20% लोग भी दूसरी भाषा बोलते हो, तो सारे के सारे ऑर्डर, शासनादेश, जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की जितनी भी होती हैं वो सारी उस भाषा में भी छापी जाएंगी। ये कहा इसने, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक है उनको थोड़ा अधिकार दो। चौथी चीज़ इन्होंने कही कि अगर उसके बाद भी कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बच जाती है, ठीक है, सपोज मराठा हैं, वहाँ मराठी बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुजराती वाले भी काफ़ी हैं, 30%, 28-29% हैं, लेकिन 1% लोग वहाँ बच गए जो अवधी या मगही बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा? तो कहा गया कि वो लोग जो बच गए हैं माइनॉरिटी, वो अपना कोई भी पत्र, अपना कोई भी आवेदन सरकार को या केंद्र सरकार को या कोर्ट में अपनी भाषा में भी दे सकते हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का भी क्या कर दिया? सिक्योरिटी कर दी गई। अब इस आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने नए राज्य बनाने हैं। तो नए राज्यों के गठन के लिए कितने राज्यों की सिफारिश हुई है? 16 की। इन्होंने बनाए 14 राज्य और साथ में 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी इन्होंने। यूनियन टेरिटरीज तो नई जोड़ी, ठीक है, उसमें लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीप, मक्का द्वीप, मालदीप करके एक द्वीप जो आता है, कुल मिला के लक्षद्वीप वाला जो रीजन है वो पूरा। इस तरीके से इन्होंने 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण तो कर दिया, लेकिन यहाँ के 14 राज्य मान लिए, 2 छोड़ दिए, ठीक है, 2 राज्य इन्होंने छोड़ दिए और बाकी सारे के सारे इन्होंने मान लिए हैं, ठीक है। 2 राज्यों में से जो राज्य इन्होंने मेजरली छोड़ा वो था, एक तो हैदराबाद वाला रीजन जो है उसको राज्य के लिए कहा था, उसको छोड़ दिया। एक विदर्भ वाला जो रीजन है, उसको विदर्भ को राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, वहाँ वो नहीं बनाया इन्होंने। विदर्भ की मांग अभी भी उठती है राज्य बनाने की, पर बनाते नहीं है उसको, ठीक है। महाराष्ट्र का एक रीजन पड़ता है शायद ना विदर्भ, उसको राज्य नहीं बनाया गया इसके अंदर। लेकिन कुल मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्टार्टिंग में बनाए गए और 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश जो है वो आयोग ने की थी। तो इस आयोग के आधार पर ये कमेटी, इस कमेटी के आधार पर यह अधिनियम आया, इसकी सिफारिश को इस कमेटी ने लागू किया। ऑब्वियसली सरकार थोड़े बहुत परिवर्तन करती है, जरूरी नहीं है ना आयोग की पूरी रिपोर्टें मान ली जाए। तो इस तरीके से कुल मिला के भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है। उसके बाद तो तुम अभी तक रिसेंटली जो है 2014 के अंदर लास्ट जो पुनर्गठन हुआ है वो, उसके बाद अभी कश्मीर वाला पुनर्गठन अगर गिन लेते हैं तो ये हमारा लास्ट यूटी से रिलेटेड पुनर्गठन हो गया, जिसमें हमने राज्यों को खत्म किया, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और JNK बना लिया हमने। उससे पहले का देखेंगे तो 2014 के अंदर तेलंगाना वाला जो हुआ था आंध्र प्रदेश से तोड़ करके वो रीजन। हालांकि ये आंध्र प्रदेश की मांग जब मानी गई थी तो इसमें मद्रास रीजन को नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा मद्रास रीजन नहीं देंगे, मद्रास के बिना हम आंध्र प्रदेश की मांग मानने के लिए तैयार हैं। वो लोग मान गए थे। इस तरीके से क्या है, कुल मिलाकर के भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन के लिए कुल मिलाकर के 3 ही समितियां बनी है, SK धर, JVP और उसके बाद राज्य में फजल अली आयोग जिसको हम कहते हैं वही राज्य पुनर्गठन आयोग है। कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। हालांकि जिस फजल अली आयोग बना ना जब 1953 में, ये रिपोर्ट देता उससे पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बन गया था। तो अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था ये कहने का कि भाषाई आधार पर मत बनाओ, इसकी मजबूरी थी कहना उसके बाद, ठीक है। अब तुम्हारी रिपोर्ट आनी है, सपोज करो कि तुम हेड बन गए हो, तुमने एक रिपोर्ट देनी है, तुमने रिपोर्ट देनी है कि शहर में, इस वाले शहर में शराब पीना इलीगल हो जाएगा, और ऐसे में अचानक से क्या हो, इस शहर में सरकारी नई दुकान खोल दे शराब की। तो उसके सिंपल मतलब ये कि अब तुम्हारी वैल्यू उतनी ज़्यादा रही नहीं है, तो तुम सिर्फ अब इन चीज़ों के बारे में हल्की फुल्की डिटेल दे सकते हो। भाषाई आधार पर राज्य बन गया है, इसके दौरान ही बन गया है, तो अब इसकी रिपोर्ट उतनी महत्वपूर्ण रह नहीं जाती। अब इसकी रिपोर्ट जो आई वो केवल इसलिए आई कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, कौन कौन से राज्य बनाए जाएँ और कौन कौन से होंगे, उसी रिपोर्ट को मेजरली माना भी गया है, ठीक है। हालांकि इसका विरोध बहुत हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो है इसको मान लिया गया था, उसमें कोई खास दिक्कत रही नहीं है,
ठीक है। जैसे पंजाब वाला जो रीजन है उस पर सबसे बड़ा बवाल उठता है, वो इस रिपोर्ट के आधार पे, भाषा के आधार पर नहीं बनाए। ध्यान देना, पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर नहीं बनाया गया है, ठीक है। पंजाब को क्षेत्रवार के हिसाब से बनाया गया है, उसमें भाषा का कोई योगदान नहीं है। पंजाब में सारे पंजाबी भाषी बोलने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। हरियाणवी देहलवी वाले लोग भी वहाँ आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। फंडामेंटल राइट्स ये सबसे अच्छा टॉपिक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ही डिस्कस कर लेंगे शुरू से लास्ट तक, जितने टोटल आर्टिकल इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड अदर देन फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि 12, 13, 33, 34 और 35, ये तीनों भी देख लेंगे। उसके बाद फिर 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स को क्लियर करते जाएंगे, सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में क्या था, भाग 1 संविधान का, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, भारत संघ, राज्य और राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो हम कुल मिलाकर के भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ने वाले हैं, जैसे चैप्टर हुआ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मान लेना। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। मेजरली हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से, यूएसए से लिए है ना। फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो सोर्स है वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही हमने उठा लिए। अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे राइट्स हैं, वो बड़ी एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि संसद और सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में संसद और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। हमारे फंडामेंटल राइट ब्रिटेन की तरह भी नहीं है। ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, ब्रिटेन का नागरिक वो सब कर सकता है जिसको संसद ने प्रोहिबिट नहीं किया है, लेकिन संसद कुछ भी प्रोहिबिट कर सकती है, ये वहाँ माहौल है। यानी कि संसद चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को कैंसिल कर सकती है, और जब तक संसद ने नहीं किया है तब तक नागरिक को सारे अधिकार हैं। तो कुल मिला के वहाँ मूल अधिकारों वाला कंसेप्ट जो है वो ऐसा है, एकदम खुला कंसेप्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट को असीम शक्ति है यूके के अंदर, जबकि अमेरिका के अंदर बहुत लिटिल, एक तरीके से कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने की पावर है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर बैलेंस रखा गया है, क्योंकि दोनों हमसे पहले आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने दोनों की अच्छी चीज़ें उठा ली। तो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो देखो, वैश्विक संदर्भ में भले ही कुछ भी हो, भारत के संदर्भ में हम फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन से देते हैं। हम कहते हैं कि मूल अधिकार वो सभी अधिकार हैं जिनकी आवश्यकता एक नागरिक को उसके बौद्धिक, उसके मौलिक विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर किसी को अपना मेंटली डेवलपमेंट करना है इंडिया के अंदर, अपना एथिकल डेवलपमेंट करना है, तो उसको जो भी फंडामेंटल राइट्स चाहिए या जो अधिकार चाहिए, जो राइट्स चाहिए, वो सब उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सारे इसके अंदर आ गए। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स वो सभी अधिकार होते हैं, वो सभी राइट्स होते हैं जिनको उस जगह की जो सबसे ऊपर की बुक है, रूल बुक, उसमें लिखा गया हो या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो। इंडिया के अंदर ये है। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो ना केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी को रोकते हैं, बल्कि लेजिस्लेटिव बॉडी के ऊपर भी क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका है, इन दोनों पर भी रोक लगाने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है। इस हिसाब से हम भारतीय संविधान के आधार पर भारत में मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं। अभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। कहीं पे मूल अधिकार हो सकते हैं जिनसे लोगों को उनको प्राकृतिक न्याय की अवधारणा मिलती रहे, कहीं पर हो सकते हैं जहाँ पे लोगों को उनको जीवन जीने में सुलभता हो। इंडिया के अंदर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई, हमारी थोड़ी मौलिक डेफिनेशन है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं या आत्यंतिक हैं? एब्सोल्यूट या आत्यंतिक का मतलब ये हो गया कि फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, जो लिख दिया सो लिख दिया, यही होगा। तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें उन्हीं के नीचे उनके बारे में ये भी लिख दिया है कि इन कंडीशनों में ये लागू नहीं होगी। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि फंडामेंटल राइट कब कब लागू नहीं होगी, किस किस पे लागू नहीं होगी। तो हम ये भी कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया, एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। फिर तीसरी चीज़, क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है? इस विषय पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि 3-4 केस इससे आते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे हल्के फुल्के में देख लें तो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। किस सीमा तक किया जा सकता है? क्या अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारे फंडामेंटल राइट्स हटा सकती है? नहीं, कुछ बहुत हटा सकती है। हाँ, कब तक हटा सकती है? कौन कौन से हटा देगी, कौन कौन से नहीं? कैसे तय होगा ये होगा केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस में क्या फैसला दिया गया? एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना, मूल संविधान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसका जो मेन ढांचा है, बेसिक ढांचा है, तो वो ढांचे का जो कंसेप्ट है ना, वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं वो बड़ी कहानी है इसके अंदर।
वही सबसे मेन है। मतलब अगर तुम शुरू से लो, जैसे कि हम कहें गोलकनाथ केस से ले लो, मिनर्वा मिल्स ले लो, ठीक है, उसके बाद फिर केशवानंद वाला केस ले लो, इन सब के अंदर बड़ी गहन चर्चा है इन बारे में। 42वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन, काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है इसके अंदर कि क्या मूल संविधानों में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं। अभी का जो कंडीशन है वो ये है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में या किसी भी जगह पे संशोधन किया जा सकता है उस सीमा तक जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अगर चेंज करने लग गए तुम तो वहाँ पर तुमको रोक दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान सभा बनी थी उसको अधिकार था कि वो लिख सकती है संविधान, तो कुछ भी लिख सकती है। अब जो संसदें बन रही हैं वो कुछ भी नहीं लिख सकती, वो थोड़ा बहुत चेंज करने का अधिकार रखती हैं, लेकिन वो संविधान सभा के बराबर नहीं है। पहले वाली संविधान सभा लेजिस्लेचर बॉडी भी थी ना, हमारी विधायिका भी थी, लेकिन अभी वाली जो संविधान, अभी वाली जितने भी असेंबली हैं वो सब संविधान सभा के बराबर नहीं है, उससे नीचे ही है। तो उनको पूरा संविधान दोबारा लिखने का अधिकार नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत बदलने का अधिकार है। तो मेन संविधान कौन सा होगा जिसको वो नहीं बदल सकते, इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो क्या अपने इस फैसले को बदल सकता है, केशवानंद भारती वाले फैसले को, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को? बिल्कुल बदल सकता है। एक ही तरीका रहेगा, वो क्या, उसमें 13 लोगों की बेंच बैठी थी, अब 15 लोगों की कोई बेंच बैठे, 13 से ज़्यादा की कोई बेंच, तो ऑब्वियसली 15 होगी, 15 लोगों की बेंच बैठे और वो केशवानंद भारती के फैसले को पलट दे, तभी एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जब इसमें चेंज किया जा सके, इस वाले अमेंडमेंट पे, इस वाली चीज़ों पे। एल्स संसद को अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकती है, लेकिन एक सीमा तक ही करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को नुकसान पहुँचाए बिना करेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस वाले टॉपिक को दोबारा करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन आता है वो आप डायरेक्ट कम आते हैं, मूल अधिकारों से कम आते हैं, और उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा पूछता है, या फिर इन वाले क्वेश्चनों से पूछता है, आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, डेफिनेशन निम्न में से क्या है जो फंडामेंटल राइट्स को दिखाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम? आर्टिकल 12 to 35 जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सारे अधिकार मूल अधिकार है? नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे अधिकार दिए भी हैं। अभी कितने अधिकार हैं हमारे पास? पहले कितने थे? अभी 6 हैं, पहले 7 थे। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का। आर्टिकल नंबर कौन सा था उसका? 31 था। कौन से संविधान संशोधन से हटाया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 भी देखेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये कहता है कि आने वाले जितने भी आर्टिकल होंगे उनमें जब हम लिखेंगे राज्य शब्द, स्टेट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इस पर भी बड़ा विवाद है वैसे। जब हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे ना इनको, तब देखेंगे कि स्टेट और राज्य ओरिजिनली क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या प्राइवेट फर्म इसमें शामिल है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन सी, नहीं है तो कौन कौन सी नहीं है, ऐसा वगैरह। ठीक है, स्टेट या राज्य की परिभाषा इसके अंदर हम कह सकते हैं, या डेफिनेशन है आर्टिकल 12 के अंदर, जो कि आगे आर्टिकल्स में यूज आने वाली है। क्या हमारी यही राज्य की परिभाषा डीपीएसपी में भी लगेगी? हाँ, लेकिन वहाँ दोबारा लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली नहीं है, वो वाली मानी जाएगी जो वहाँ लिखी है डीपीएसपी में, है परिभाषा सेम राज्यों की, परंतु ये परिभाषा किसके लिए लागू है? केवल पार्ट 3। पार्ट 3 में आने वाले किसी भी जगह पे लिखा गया राज्य शब्द क्या होगा उसकी व्याख्या यहाँ की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल आओ 13 पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? हाँ, आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान से पहले, यानी कि संविधान पूर्व, और दूसरा संविधान के निर्माण के बाद, संविधान के बाद बना हुआ कोई भी ऐसा लॉ, और यहाँ पर जो विधि शब्द लिखा है उसकी व्याख्या के लिए भी काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ, विधि, ऐसी कोई भी विधि जो संविधान से पूर्व बनी है और संविधान के बाद बनी है, अगर भाग 3 के किसी भी अधिकार को ओवरलैप करती हो तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, या उसको रिक्त माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। यानी कि ना तो तुम पहले वाली कोई विधि ना बाद वाली कोई विधि ऐसी बना सकते हो जिससे क्या हो, मूल अधिकारों को कोई रिस्क हो, कोई खतरा हो। इसमें जो विधि है वो क्या क्या है पता है? इसमें विधि वही नहीं है जो संसद कानून बनाती है, इसमें वो सारी विधियाँ हैं। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा वर्ड आता है, जो प्रथाएँ हैं वह भी इसमें शामिल है। अगर कोई प्रथा किसी कानून के बराबर है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। क्या हम चैलेंज कर सकते हैं सती प्रथा को? अब नहीं। इसने क्या कर दिया, सती प्रथा एक प्रथा है जो मूल संविधान में लाइफ, जो हमारी डिग्निटी है, उसके राइट को क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो उसको वैसे ही क्या कर दिया गया, मूल संविधान उसको क्या कर देता है, खारिज कर देता है। तो ऐसी कोई भी विधि जो मूल संविधान में दिए गए इन अधिकारों में किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग करे उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आते हैं।
आर्टिकल 13 के अंदर जो विधि शब्द है इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। विधि कुल मिला के कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हो सकते हैं, किसी सरपंच का फैसला हो सकता है, पंचायतों का फैसला हो सकता है, नगर पालिका का फैसला हो सकता है, इवन प्रथाएं भी हो सकती हैं या रीतियाँ भी हो सकती हैं। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी प्रथा को भी क्या कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ। जैसे सबरीमाला वाले केस में हमने प्रथा को ही चैलेंज किया ना, एक ये महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है, एक प्रथा है, हमने जैसे ही चैलेंज किया उसने तुरंत चेक किया क्या ये जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, और जैसे उसे लगा कि हो रहा है, वो वाली विधि या प्रथा को ही सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यानी कि सरकार प्रथाओं को भी खारिज कर सकती है इस बेसिस पे। ठीक है, तो ये आ गया आर्टिकल 12 और 13 यहाँ बता। ठीक है, अब अगला आर्टिकल 12-13 बेसिक है, 14 से अधिकार शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर के जो आगे अधिकार चलेंगे वो कौन कौन होंगे, किससे रिलेटेड होंगे, इक्वालिटी या समानता से संबंधित अधिकार होंगे। कौन कौन आएंगे उसमें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। 19 भी आएगा नहीं। ये जो कुल मिलाकर के 5 अधिकार हैं, ये अधिकार समान किससे संबंधित है, समानता से संबंधित है, इक्वालिटी से संबंधित है। इसमें सबसे बढ़िया जो अधिकार है वो 14वां ही है। इसमें 2 वर्ड आते हैं, पहला आता है विधि के समक्ष समता। यूके से एक चीज ले ली, एक चीज अमेरिका से ले ली, फिर हमने दोनों से मिक्स करके ले ली। विधि के समक्ष समता और अगला विधि का समान संरक्षण, इसी को कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यही होता है। पहला हमें कहता है विधि के समक्ष हर आदमी बराबर होगा और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। जब भी इसको दोबारा देखेंगे हम 14वां आर्टिकल, तो वहाँ तो विस्तृत रूप से पढ़ना ही पड़ेगा हमको, ये मजबूरी है। परंतु फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 14 का मतलब मेरी समझ में आ गया, कानून के सामने सब बराबर होंगे, यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 हाँ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है, धर्म और जाति और लिंग, ठीक है, और वंश, रेस जो होती है वो, और एक और है क्या, जन्म स्थान। इन आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से तुम इन आधारों पर क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं कर सकते हो, या भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के इसके कहने का मतलब है कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक जैसे हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान याद रखना, बाद में इसके अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। फिलहाल ध्यान देना, जब हमने कहा धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, तो इससे मुझे इसके किस चरित्र का पता चला, या कैसा है, सकारात्मक या नकारात्मक। ये नेगेटिव है, ये राज्य सरकार को या स्टेट को, केंद्र को रोकता है इन आधारों पर भेदभाव करने से। अगर वो कहता है कि भेदभाव करो तो क्या होता है, सकारात्मक प्रवृत्ति का होता। ठीक है, अब देखो 16 क्या कहता है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता। पब्लिक के अंदर, पब्लिक जो काम करने वाले हैं, जनता, खासकर सरकारी जो काम है, प्राइवेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, जो सरकारी संस्थान है उनमें किसी भी तरीके से इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इनके आधार पर जन्म स्थान वगैरह को बाद में कैसे हटाया है, क्यों हटाया है, वो सब हम दोबारा देखेंगे। परंतु कुल मिलाकर के इन्हीं आधारों को रखते हैं सबसे पहले, फिर कुछ चीज़ें हटाते हैं, उस आधार पर देखते हैं। कुछ राज्यों को जैसे अधिकार है, उत्तराखंड के अंदर डोमिसाइल लगाते हैं कभी कभी, तो हमने क्या किया, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया कि नहीं किया, उत्तराखंड वालों को प्रायोरिटी दी ना, तो क्यों दी, कैसे दी है। क्या हम कई बार जेंडर के आधार पर भी भेदभाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे ना। तो हमने मूल अधिकारों को बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं बना दिया, कुछ चीज़ों में सुधार भी रखा। पर आर्टिकल 16 कहता है अवसर के समक्ष क्या होगी, अवसर की समानता होगी, सबको बराबर, सब लोग आ सकते हैं। रिजर्वेशन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या रिजर्वेशन अवसर की समानता को छीनता है या फिर अवसर की समानता प्रदान करने की कोशिश करता है। अब आएंगे आर्टिकल 17, ये क्या कहता है, गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित हो गया। फिर ये अस्पृश्यता का अंत, सिंपली छुआछूत का अंत इसको कह दो। तो भारत में इसमें क्या लिखा गया है बताएं, आर्टिकल 17 में, सरकार या संसद अस्पृश्यता का अंत करेगी, तो इसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा अधिकार हो गया जिस पर संसद को कानून बनाकर लागू करना पड़ता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अधिकार हैं जिन पर संसद कानून बना करके उनको लागू कर सकती है। जैसे 21A, कौन सा, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उस पर संसद को कानून बनाना पड़ेगा।
पेरेंट्स के लिए कि भैया पढ़ाना जरूरी है, मजबूरी है। ऐसे ये भी एक अधिकार है। अस्पृश्यता को अगर अंत करना है, छुआछूत, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? इसके संबंधित कानून पारित करने पड़ेंगे, SC ST एक्ट वगैरह लाने पड़ेंगे, है ना। तो ये कानून बना के लागू होगा। 18 क्या कहता है? 18 ये टोटली टाइटल्स जो है उनको खत्म कर देता है, उपाधियों का अंत करता है कि किसी भी तरीके की उपाधियां नहीं ली जाएंगी, उपाधियों का अंत कर देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इस बार मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी आया है उपाधियों के अंत से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है इस बार उपाधियों के अंत से, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा है वो। उसके लिए मजबूरी है कि इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो उपाधियों का अंत का। तो कुल मिला के 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे मिलाकर के समानता की ही बात कर रहे हैं। तो इनको एक कैटेगरी के अंदर रख देते हैं समानता का अधिकार में। ठीक है, तो 18 तक के क्लियर हो जाएंगे। इसको याद करने की कोई ट्रिक वगैरह अगर बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर है लॉ रिमूव्स डाउट, लॉ रिमूव्स डाउट। ठीक है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर ये आ गया डिस्क्रिमिनेशन, फिर ये आ गया अपॉर्चुनिटीज, ये आ गया अनटचेबिलिटी और ये आ गया टाइटल्स। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब बनाने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर 18 के बाद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 तो अपने आप में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करने वाला है। फिर आर्टिकल 20 भी इसी वाली कैटेगरी में शामिल होता है। आर्टिकल 21 भी इसी में शामिल होता है। आर्टिकल 21A भी इसी में शामिल होता है। आर्टिकल 22 भी इसी में शामिल होता है। आर्टिकल 23 भी होता है? नहीं, आर्टिकल 23 फिर ये दूसरा वाला अधिकार हो गया। इसमें किसकी बात की गई है? हाँ, स्वतंत्रता की बात की गई है इसके अंदर। पहले समानता, समानता के बाद अब किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 19 ही है। 19 के अंदर लिखा गया है क्या? संसद निम्न अधिकार प्रदान करेगी स्वतंत्रता से रिलेटेड, जिसमें अलग अलग पार्टीशन कर दिए। 19(1) और 19(1) के अंतर्गत आप ABCD करके आएंगे। तो 19(1)A क्या है? स्पीच, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। B क्या है? असेंबल होने की स्वतंत्रता, लोग इकट्ठा हो सकते हैं निरशस्त्र रूप से, ये ध्यान देना। इसमें यहीं पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने पहले कि बिना शस्त्रों के इकट्ठा हो गए। ऐसा नहीं कि तुमने हथियार पकड़े और फिर खड़े हो गए सबके सब, उसको असेंबली नहीं माना जाएगा। असेंबल कब हो गए? बिना अधिकारियों के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो C आता है वो किसकी वो स्वतंत्रता देता है हमको? यूनियन बनाने की, संघ बनाने की, या सहकारी संघ बना सकते हैं हम, कोई समिति बना सकते हैं, इसकी छूट हमें इसमें मिलती है। ठीक है, C के अंदर। फिर आएगा D क्या कहता है हमको? पूरे भारत में हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, निर्बाध रूप से संचरण कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर ये जरूर लिखा गया है कि कुछ इलाकों में सरकार इसको रोकेगी। अब जैसे तुम कहोगे सर हमको तो घूमने जाना है तो हम बॉर्डर में जाएंगे और जहाँ सेना लगी है उनके बीच में बैठेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको रोका गया है। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन सब में लगे हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर 19(1) ये ठीक है ना, 19(2), 3, 4, 5, 6 में सब में रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं। कब 19A लागू नहीं होगा? ये 2 में लिखा है, 19(2) में। कब B लागू नहीं होगा? ये 19(3) में लिखा है। कब 4 लागू, C लागू नहीं होगा? 19(4) में लिखा हुआ है। ऐसे ही करके सबके बांटे हुए हैं। ठीक है, अब देखना E में क्या लिखा है? आदमी को वहां रहने की स्वतंत्रता होगी, इंडिया में कहीं भी रेजिडेंस कर सकता है, आवास बनाने की स्वतंत्रता होगी। ये नहीं कि तुम उत्तराखंड से आए हो तो दिल्ली में घर नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम बना सकते हो। अगली बात F। ठीक है, F राइट टू प्रॉपर्टी कहता है। F कहता है तुम जो है संपत्ति का अधिकार तुमको होगा, तुम कहीं भी प्रॉपर्टी जो है अपने साथ रख सकते हो, कोई भी पैसा जो तुम्हारे पास है उसको रख सकते हो। हालांकि ये कब हटा दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा दिया था। कब हुआ था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन से F को हटा दिया है। अब जो एक बच गया वो कौन सा है? जी में क्या दिया गया है? भारत में तुमको कोई भी व्यापार करने की छूट होगी, कोई भी व्यापार कहीं भी कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर एक चीज़ लिखी गई है, रिस्ट्रिक्शन है, वो व्यापार नहीं कर सकते जिसको संसद रोक दे। अब तुम कहोगे नहीं जी हम तो बच्चे बेचेंगे, ठीक है, बच्चों को बेचने का व्यापार करेंगे, मानव तस्करी करेंगे, तो ऐसे व्यापारों को इलीगल कहा गया है, वो व्यापार नहीं किए जा सकते। बाकी सारे व्यापार किए जा सकते हैं भारत के अंदर। कुल मिलाकर के हमारे पास ये सारे अधिकार हैं, इसी ऑर्डर में याद करने होते हैं, ABCDEFG करके। जी में व्यापार है, ध्यान देना, F हट चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जी को F में डाल देना है, F में नहीं डालना है, F है, हटा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जी बन जाएगा ऊपर। ठीक है, ये इसी ऑर्डर में याद रखना। तो ये 19(1) है। 19(2), 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़ने पड़ेंगे। 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस हैं A पर लगे हुए, 19(3) में रेस्ट्रिक्शंस हैं B पर लगे हुए। A में ये लिखा होगा, 19(2) में क्या लिखा होगा? कब कब आदमी नहीं बोल पाएगा, किन किन कारणों से वो नहीं बोलेगा, कब कब हटाया जाए, ये लिखा हुआ है। तो 19(1) हमारे समझ में आ गया। 20 क्या है?
कन्विक्शन से रिलेटेड है ये। मतलब इसमें जो इंसान है वो क्या कर सकता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बच सकता है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से क्या कह सकते हैं, किन दशाओं में उसको छूट मिलने वाली है। 21 किसकी बात करता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि जो लाइफ है जो उसकी, उसके साथ क्या क्या होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है क्या इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके बारे में बड़ा बवाल है 21 के अंदर। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चुप रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अच्छा, जैसे तुमको 19(1) में दिया गया है बोलने का अधिकार, क्या इसमें चुप रहने का अधिकार भी शामिल है? ऑब्वियसली अगर तुमको बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी तो शामिल हुआ, फिर उसमें तुम्हें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये भी तो होगा कि नहीं बोलने का भी अधिकार है ही, तो ये सब इसमें शामिल है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 21A में क्या लिखा गया है, ये 84वां संविधान संशोधन जो था उससे जोड़ा गया, 2005 वाला जो संविधान संशोधन है, जिसमें क्या कहा गया कि बच्चों को पढ़ाना होगा, किसकी जिम्मेदारी है ये, सरकार की और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो कब तक, 14 साल तक के बच्चों को तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, कंपलसरी कर दिया, ये फ्री एजुकेशन देगा, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगा, पेरेंट जो है वो पढ़ाएंगे। 22 के अंदर क्या लिखा गया है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, यानी कि सरकार जब तुमको जबरदस्ती पढ़े, इसको कहते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, ठीक है। ये अपने इसमें भी गिरफ्तारी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं कुल मिलाकर के, इस वाले और इस वाले आर्टिकल में। इस वाले में प्रिवेंटिव डिटेंशन ज़्यादा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो गया कि सरकार तुमको जबरदस्ती कभी भी उठा लेती है, जो उसमें उस दशा में तुमको क्या दिया गया है, इसमें सुरक्षा दी गई है, ठीक है। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है तुम्हारा उस ऊपर में 20 में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड बनता है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, कन्विक्शन से रिलेटेड ये है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। इसमें कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, तो कुल मिलाकर ये सब स्वतंत्रता के अधिकार है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला ज़्यादा रहता है जिससे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार इन दोनों से आते हैं, जैसे पिछली बार CDS में यहीं से आया था क्वेश्चन, 20 वाले से, ठीक है। इस वाले से क्वेश्चन आया था पिछली बार के CDS में। हालांकि ये सारे आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो कंफ्यूजिंग आर्टिकल है उनको पूछता है, जैसे ये पूछ देगा कभी 19F क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्यापार वाला जो है वो लास्ट वाला था, तो वो टिक कर देंगे, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो हमारे 22 तक के सारे हो गए, फिर 2 आएंगे 23 और 24, ये याद करने भी आसान है वैसे, 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें जो बड़े लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन से बचाया है, इसमें बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन से। इसमें कहा गया है बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, फोर्स्ड लेबर जो है वो नहीं करवाया जाएगा, मानवों का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी कि हम ये नहीं करेंगे कि ह्यूमन बॉडीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है, औरतों को बेच रहे हैं। और तीसरा, इसमें बेगार नहीं करवाई जाएगी, बेगार का मतलब बिना पैसा दिए जॉब करवाई जाए लोगों से, ऐसा नहीं किया जाएगा, ये प्रिवेंटिव कर दिया। अच्छा, इसमें मना करा है, फिर से नकारात्मक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना आपने कि कौन से नकारात्मक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बलात् श्रम रोका है। इसमें कुछ दशाओं में बच्चे जो हैं उनको नियोजित कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता, कहाँ कहाँ किया जा सकता है। कारखानों में बच्चों के नियोजन से संबंधित अधिकार है कौन सा, 24वां वाला, ठीक है। तो कुल मिला के 23 और 24 भी हो गए। फिर आएगा कौन सा, 25, 26, 27 भी आता है, फिर 28, 29 नहीं आता। इसके अंदर ही आएगा 25, 26, 27, 28 में। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार है। इसमें लिखा गया है कि इंसान को अपनी आस्था, धर्म या किसी भी विश्वास को मानने की स्वतंत्रता होगी, साथ में उसके प्रचार की भी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। 26 में लिखा गया है कि नागरिक को, जो नागरिक हैं भारत के अंदर, उन लोगों को क्या होगा, अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी कार्यक्रम के मैनेजमेंट का अधिकार होगा, या प्रशासन वगैरह जो है उसका अधिकार होगा। इसके अंदर ही मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें। 27 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है धार्मिक रूप से किसी चीज को बढ़ाने के लिए जाने वाले कर को देने से मना करने का अधिकार। यानी कि मुझसे अगर कोई कहे कि मैं चाह रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी डेवलप करे, हिंदुइज्म डेवलप करे, गवर्नमेंट तुमसे कोई चंदा मांगे या कोई भी तुमसे चंदा मांगे, तो मैं मना कर सकता हूँ कि मुझे ये नहीं देना है। इसके अंदर क्या लिखा गया है 28 में, इसके अंदर है अटेंडेंस का। कहीं धार्मिक समुदाय में कोई चर्चा चल रही है, कहीं स्कूलों के अंदर शैक्षिक संस्थानों में कोई धार्मिक प्रार्थना हो रही है, तो मैं उसमें जाने से मना भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये अटेंडेंस से रिलेटेड है कि हम किसी भी धार्मिक जो समारोह चल रहा है किसी स्कूल के अंदर है, वहाँ जाने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, अटेंडेंस लगाने से मना कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। फिर आता है 29 और 30, ये एक के अंदर आएगा। इसमें क्या दिया गया है, संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार है, संस्कृति संबंधित। 29 में क्या लिखा है,
भारत में सबको यह अधिकार होगा कि वो क्या कर सकें, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इनको प्रमोट कर सकें, इनको बचा के रख सकें, इनका संरक्षण कर सकें। क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए है? नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी अपनी संस्कृति को सुरक्षा कर सकता है। ये वाला अल्पसंख्यकों के लिए है। ये कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपने धर्म या अपने जिस भी संप्रदाय से वो आते हैं उसके संरक्षण के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, संस्थाएं खोल सकते हैं। इसका अधिकार इसमें दिया गया है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। बाकियों को तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। अल्पसंख्यक खोल सकते हैं, अपने धर्म संप्रदाय या जो भी चीज़ें उनकी हैं उनको संरक्षण देने के लिए खोल सकते हैं। ये सबके लिए अपनी संस्कृति को प्रमोट करना। 29 और 30। अब आएगा आर्टिकल 31, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया होगा फिर ये? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया 31 को। 32 क्या कहता है? 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा वगैरह यही है सब जो भी है। ठीक है, कुल मिलाकर किसी ने प्रस्तावना को कहा है, किसी ने कुछ को, बस भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। कुल मिलाकर के पूरे संविधान में, पूरे फंडामेंटल राइट्स में तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गड़बड़ हो, तुरंत आर्टिकल 32 का सहारा ले लो और इसके हिसाब से क्या लगती हैं? हाँ, रिट जो है, रिट पिटीशन, वो इसके अंतर्गत ही दायर की जाती है। ये दिमाग में रखना है, रिट पिटीशन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब आएगा आर्टिकल 33। ये क्या कहता है? हाँ, इसमें सेना, पुलिस, इसके अलावा जो अपने सेना पुलिस में संपर्क करने वाले लोग हैं वो, या फिर हमारी कोई खुफिया एजेंसी है वो, इन सब के अभी तक के जितने अधिकार हमने देखे उन सब पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए है कि अगर हम चाहें कि भैया सेना को वाक है वो व्यक्ति की क्षमता नहीं है। जैसे सेना में सबसे बड़ी चीज़ है वो असेंबल नहीं होते हैं, वो नहीं करते हैं, कमेटी नहीं बनाते हैं। यानी कि वो ये नहीं कहते हैं कि सैनिक संगठन, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। संगठन बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया ना, तो किसके अंतर्गत छीना होगा? 33 के अंतर्गत। ये इसका रीज़न क्या रहा छीनने का? राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित। उनके आधार पर आर्टिकल 33 के अंदर हमने लिखा है कि सेना, पुलिस और जो हमारे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान हैं और इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी हैं उनमें ये अधिकार नहीं होंगे जो फंडामेंटल राइट्स में कई अधिकार हम रोक सकते हैं। 34 में क्या लिखा है? आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में, जब भी सैन्य शासन होगा तो कैसे अधिकारों का निलंबन होगा, क्या होगा, इसके बारे में। कुल मिला के मार्शल लॉ का मतलब क्या हुआ? सैन्य शासन, या एक तरीके से इसमें हम जो अपने आपातकाल वाली कंडीशन है उसमें जब आर्मी को अंदर भेजेंगे उस वाली कंडीशन को मार्शल लॉ कहेंगे। मार्शल लॉ के दौरान कैसे किसी मूल अधिकार का जो है रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा या प्रतिषेध किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 34 में। अब आएगा लास्ट जो है आर्टिकल 35। ये क्या है आर्टिकल 35? संसद के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 35 ही है। हाँ, आर्टिकल 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वह ऊपर लिखे गए सारे अधिकारों के लिए कानून बना सकता है, उनको लागू करवाने के लिए कानून। कुल मिलाकर के जैसे मुझे अस्पृश्यता का अंत करना था तो मैं कानून बनाऊंगा, कानून बनाने का अधिकार तो उसमें लिखा ही नहीं था, वो अधिकार किसमें है? आर्टिकल 35 में। ये लास्ट आर्टिकल है जो मुझे अधिकार देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो कि ऊपर के अधिकारों को लागू करने के लिए उपयोगी हो उनके लिए कानून बना सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करना जरूरी होगा। ठीक है, कुछ अधिकारों को छोड़ेंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी लगभग सारे अधिकार हम अंदर घुस के पढ़ेंगे कि एक एक अधिकार में क्या लिखा हुआ है। ठीक।